नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, अदालत को जिसने गुमराह किया है, किसने गुमराह किया है, अभी तो यह जांच का विषय है। लेकिन जिस किसी ने भी गुमराह किया है उसको अब जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता है कि जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा हो, जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस बन रहा हो, जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हो, जो लगातार न्याय की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हो, उसी के खिलाफ अदालत खड़ी हो जाए और वो भी गुमराह करने को लेकर के वो गुमराह हो जाए, किन्हीं की बातों में आ जाए। तो ये अगर हुआ है ऐसा, तो अब जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के सैकड़ों नामी वकील, प्रसिद्ध वकील एक साथ आ गए हैं और उन्होंने याचिका लगा दी है। दिशा सुशांत प्रकरण के बाद, दिशा के केस को आगे बढ़ाने के बाद ऐसा लगता है कि न्यायिक शुद्धिकरण भी अवश्यंभावी हो गया है। और इसीलिए जैसे जैसे दिन बीत रहा है, वैसे वैसे कानूनी योद्धाओं की जमात बढ़ रही है और अब लगता है कि न्यायिक शुद्धिकरण का दौर चलने वाला है। हमारे साथ नीलेश ओझा हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी। नीलेश जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार नीलेश जी। नमस्कार नमस्कार। नीलेश जी, अभी तक तो ये बात चल रही थी कि जिन्होंने कानून की रक्षा करने की बात की उनके साथ अदालत खड़ी होती थी। आज भी अदालत खड़ी है, मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि अदालत कानून के रक्षक के साथ नहीं खड़ी है, कानून के रक्षक के साथ ही खड़ी है, बल्कि कानून के सबसे बड़े रक्षक हैं वो। लेकिन कुछ लोग हैं जो अदालत को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं और अदालत उनकी बातों में कैसे आ जाती है? दिशा का इंपैक्ट इतना हो गया है, दिशा के केस का इंपैक्ट इतना है कि आप ही के खिलाफ कुछ लोगों ने मोर्चा खोलने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, क्या है प्रकरण, और अब किसको जुर्माना भरने की बात हो रही है? आपने जरा बहुत हाई फाई एकदम हिंदी लैंग्वेज ऐसा बड़ा चढ़ा किया, उसको सिंपल कॉमन मैन को समझेगा ऐसी लैंग्वेज में बोलिए। सिंपल सिंपल जो अपने खिलाफ में कंटेम्प्ट का पिटीशन शुरू हुआ है सो मोटो वाला 5 जज का, उसका कल हियरिंग है। उस केस में अभी हमारा एक एप्लीकेशन है, अभी मैंने अभी जस्ट एफिडेविट करके भेजा है फाइलिंग को। उसमें वो सारे प्रूफ्स दिए हैं कि जो 5 जज बेंच को किस तरह गुमराह किया और किस तरह झूठे तथ्य के आधार पर कॉग्निजेंस लेके मुझे नोटिस दिया गया। तो जो भी इंफॉर्मेंट है जिसने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये झूठी इंफॉर्मेशन दी, उसके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाए और मुझको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, ऐसा हमने पिटीशन अभी लगाया है। वो मतलब कल उसके ऊपर, कल तो पहला दिन है लेकिन कल से सुनवाई स्टार्ट होगी इस पे। बस तो आपको किसके ऊपर शक है? क्योंकि दिशा के केस को आप लीड कर रहे हैं, आपको किसके ऊपर शक है? कौन गुमराह किया है अदालत को? कौन गलत तथ्य लेकर के दिया है अदालत को? क्योंकि मुझे मालूम है इसके आगे की कहानी, आप थोड़ा सा बताएं। सुनिए, शॉर्ट में बताता हूं। देखिए, दिशा सालियान के केस का मैंने जो इंटरव्यू दिया था कि जो यह है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, इनके ये हमारे केस में डिस्क्वालीफाई है केस सुनने के लिए। वो जो मैंने इंटरव्यू दिया और उसमें मैंने जो 3 आरोप लगाए वो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखे। कोर्ट ने क्या लिखा ऑर्डर में कि एक, इनके खिलाफ में हमने प्रोसिक्यूशन फाइल किया है, रिट पिटीशन फाइल किया है, इन्होंने हाई कोर्ट के साथ फोर्जरी की, तो इसके लिए 6900 PIL 2023 एक पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट लिखा कि इनके खिलाफ जो हमने राष्ट्रपति को दिया था उस पर डीम्ड सैंक्शन आ चुका है। और तीसरा पॉइंट लिखा कि इनकी बहन जो है वो खुद एनसीपी शरद पवार गठ की लीडर है, मतलब जिसने आदित्य ठाकरे के फेवर में स्टेटमेंट दिया, और
ये दिशा सालियान के केस में, इसको अक्यूज है, उसको हमने अक्यूज बनाया है। ये ग्राउंड पे जो मैंने स्टेटमेंट दिया और कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, ये सिंपल केस है। अब कोर्ट ने आगे क्या लिखा ऑर्डर में, जो उनको इंफॉर्मेशन दी इंफॉर्मेंट ने, कि नीलेश ओझा ने ये चीजें पहले कोर्ट में कहनी चाहिए थी उस मैडम के पास में, मीडिया में बोलने से पहले। कोई बात नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट जो कहा है ना, कोई बात नहीं कि हाँ पहले कोर्ट में कहना चाहिए। तो जिस इंफॉर्मेंट ने चीफ जस्टिस साहब को ये पेन ड्राइव दिया और ये जो इंफॉर्मेशन दी, उसने कोर्ट से क्या छुपा के रखा कि सेम जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ में सिमिलर ने इससे ज्यादा सीरियस ग्राउंड लिखकर रिक्यूजल एप्लीकेशन एफिडेविट पे उसी जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास में हमने दिया था 11 जुलाई 2024 को, वो इंडियन लॉयर्स वर्सेस ध्रुव राठी, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे सेम केस था, मतलब सेम ये थे रिस्पोंडेंट उसमें, और वो मिड डे आरोपी है उसमें, न्यूज चलाए थे। तो उस केस में न्यूज आया था, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी छपा था यही ग्राउंड का। तो जिसने इंफॉर्मेशन दिया कोर्ट को, इन्होंने कोर्ट में बोला नहीं है, उसने तो हमारे 1 साल पहले दे चुके थे हम। तो उसका लॉ है, जो कोर्ट को छोटी इंफॉर्मेशन देता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट के बेस पे जो ऑर्डर पास किया गया वो नलिटी है। इसके सुप्रीम कोर्ट के 50 जजमेंट है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑब्टेन्ड बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट, ये एक है। अब ऐसा जो इंफॉर्मेशन देता है उसके ऊपर आईपीसी 211, तो खास करके कंटेम्प्ट का केस है हरिदास का, सुप्रीम कोर्ट का 1964 का, कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ झूठा पुलिस कंटेम्प्ट का चार्ज देने वाले के खिलाफ में आईपीसी 211 वगैरह सेक्शन लगना चाहिए। फिर अदर सेक्शन जो लगते हैं परजुरी के 192 193 आईपीसी। उसके बाद में 2023 का वो सुपर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सुंदर वर्सेस स्टेट का, जिसने सप्रेस किया फैक्ट, उसके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कंटेम्प्ट उसके ऊपर लगेगा जिसने छोटी चीजें बताया, मेन चीज छुपा के रखा। तो ये है शॉर्ट में। अभी मैं आपको बोलिए, बोल लीजिए। अभी देखिए, इसमें आप जो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेंट कौन है, अभी ये बताने की जिम्मेदारी है हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब की है। चीफ जस्टिस साहब ने गलती क्या की है, उन्होंने अपने मतलब जो सू मोटो कॉग्निजेंस लिया ऑर्डर में, ये वर्ड कहीं लिखा ही नहीं वो इन्फॉर्मेंट का नाम क्या है। तो उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि हमारे पास में पेन ड्राइव आया, हमारे पास में डॉक्यूमेंट आया। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट के जजमेंट है कि ये कोर्ट है ना, और मेरे खिलाफ में केस चल रहा है कंटेम्प्ट का, तो इसमें हर चीज सोर्स क्या है, ये सब चीज बताना जज को बाइंडिंग है। अगर जज इंफॉर्मेंट का नाम नहीं बताता है तो जज खुद विटनेस बनता है। और ऐसे कंडीशन में इसमें कंटेम्प्ट लॉ का कई बताओ क्या है, मेरा अनुभव बता रहा हूं, जितने वकीलों को और जज को मैं मिला, 99% लोगों को कंटेम्प्ट का लॉ ही नहीं पता। इसके ऊपर मैंने खुद बुक लिखा है, अभी 2000 पेज की, अभी होगी पब्लिश बाद में। तो अभी देखिए कंटेम्प्ट का लॉ क्या है। कंटेम्प्ट का लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 2 जजमेंट है, वो क्या कहते हैं कि ये जैसा दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस वैसा अब इस अलिज कंटेम्नर है। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस निकाल दिया, वो वकील लोग वगैरह, देखो कुछ लोगों को लॉ नहीं पता रहता, कुछ लोगों की इच्छा नहीं रहती जज के साथ लड़ने की, बोलते हैं अपने पास रोज काम पड़ेगा कि वो जज को नाराज करना, और कुछ लोग डरपोक रहते। तो इस तरह से क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि वह आदमी का कोई गलती नहीं है तब भी चले जाते हैं, एपोलॉजी, हम माफी मांगते हैं, कंटेम्प्ट ये करो। लेकिन लॉ क्या है मैं बताता हूं,
लॉ ऐसा है, अगर नोटिस दिया कोर्ट ने, अभी हमारे केस में तो हमने जो ग्राउंड लिए है ना, टोटल 25 ग्राउंड है, 25 गलतियां हुई है ये कॉग्निजेंस लेने में। अभी हमको जो नोटिस दिया है कोर्ट ने, वो नोटिस इटसेल्फ डिफेक्टिव है, उसमें चार्ज ही मेंशन है। जब मेरे पास, जब नोटिस में चार्ज नहीं है तो मुझे आंसर करने के लिए कुछ नहीं है। ये नोटिस इज लायबल टू बी डिस्चार्ज करके मैंने उस दिन भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसको बाजू में रखिए। अब ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल शुरू हुआ तो इसमें लॉ यह है कि आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का एक प्रोविजन है जिसका प्रोटेक्शन हर कंटेम्प्ट केस में अवेलेबल है। उस पर जजमेंट है स्पेसिफिक कि अगर कोर्ट ने कुछ बोला कि आपने कंटेम्प्ट किया है, तो उस व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसको मैंडेटरी नहीं है, उसको अधिकार है, वो उसका जवाब, उसके गवाह, उसका डिफेंस ये रोक कर रखे, उसको बोलते हैं राइट टू साइलेंस टिल द एंड ऑफ द ट्रायल। तो अभी देखिए, जब भी कोर्ट कंटेम्प्ट का एक्शन लेता है, तब जो अलीट कंटेम्नर है उसको इतने सारे प्रोटेक्शन है लॉ के। ये कई, मतलब आज तक मैं कई वकीलों से मिला ना, तो सिर्फ 1% लोगों को पता होंगे, 99% वकील और कई जजेस को पता ही नहीं है कंटेम्प्ट का लॉ। मैं तो उस पर बुक लिखा हूं, जो जजेस ने कंटेम्प्ट के आपका साउंड, आपका साउंड। मैं डेविल्स एडवोकेट कर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर चीफ जस्टिस ये कहे कि मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है, मेरा कोई इन्फॉर्मर नहीं है, मैंने खुद आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है और उसके बाद ये सुओ मोटो लिया है, तो फिर चीफ जस्टिस साहब रहेंगे कटघरे में। मैं उनको क्रॉस एग्जामिन करूंगा, फिर मैं कहूंगा, फिर उसमें उनके ऊपर फिर कई चीजें आएगी फिर उसमें कि जब आपने सब ये देखा तो आपने वो ऑर्डर निकल कर लाया उस दिन का जस्टिस डेरे के कोर्ट का कि इस दिन ये हुआ था, तो फिर आपने फिर ये वेरीफाई क्यों नहीं किया ये चीजें? तो ये चीजें आएंगी उन पे। तो नो वन इज अबोव लॉ, इतना ध्यान में रखिए। यहाँ पर कई, मतलब यहाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी विटनेस बॉक्स में बुलाकर एग्जामिन हुए हैं। मैंने पूरा हमारे एप्लीकेशन में पूरे केस लॉ दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 बार पिटीशन में पार्टी बोल के फुल बेंच ने बोला आप एफिडेविट फाइल करो, उनको एफिडेविट फाइल करने लगाया था और उसके ऊपर डिसीजन होता है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एफिडेविट सेटिस्फैक्टरी नहीं है करके स्ट्रिक्चर पास हुआ था उस पर। तो ऐसा भी है यहाँ। नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर आपको कंटेम्प्ट नोटिस मिला है, भाई उस मुद्दे पर जो सुनवाई हो रही है उसका क्या हुआ? उसका तारीख तो मिल गया आपको 2 महीने बाद। किसका? नहीं, आपने जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जो आपका कंप्लेन था 2 साल पहले, उसकी जो सुनवाई शुरू हुई है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस, तो तब तक अब उस पर प्रोसीडिंग्स रुक जानी चाहिए ना, क्योंकि जिस मुद्दे पर सुनवाई होनी है वो मुद्दा तो ऑलरेडी कोर्ट के संज्ञान में 2 साल पहले से है, जिसकी सुनवाई कोर्ट ने नहीं की, तो पहले कोर्ट को उसकी सुनवाई करनी है, तब ये बात आगे। ये तो बात बाद में आई ना कि भाई आपने प्रेस में जाकर के बोला। नहीं, ये आपका लॉजिकली सही, लेकिन सुनिए, अपना कंटेम्प्ट का केस बहुत सिंपल है। कंटेम्प्ट में ये कोई कह नहीं रहा अपने को कि हमने जो एलिगेशन लगाए झूठे, ये हमारा प्लस पॉइंट है। 5 जज बेंच का ये नहीं कहना है कि मैंने जो एलिगेशन लगाए हैं जस्टिस डेरे के खिलाफ में वो गलत है। उनका सिर्फ ये कहना आपका सही है, लेकिन आपने मीडिया में नहीं बोलना चाहिए था। आप गलत कैसे हो गया? अभी सुनवाई शुरू हुई क्या? अभी गलत कैसे हो गया? आपने डिसाइड कर लिया, आपको सुनने का मौका दिया उन्होंने, गलत कैसे कह दिया उन्होंने? नहीं, सुनिए, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही आपको क्लियर। नहीं, मुझे आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आवाज आ रही है। कोर्ट ने ये नहीं कहा गलत है करके। आपको किसने कहा गलत है? मैंने आपने क्या बोला? अच्छा। कोर्ट ने कहा कि आपका कहना जो है वो गलत है, ये कहीं नहीं कहा है कोर्ट ने। अच्छा, गलत नहीं कहा कोर्ट ने, ओके। कोर्ट का क्या कहना है कि आपने जो कहा वो जज के सामने कहना चाहिए था। और ऑलरेडी हम कह चुके हैं, ये बात कोर्ट को मालूम नहीं थी। तो 2 चीजें हैं, या तो जिसने इंफॉर्मेशन दिया उसने झूठ दिया है,
या तो कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से गलती हो गई है तो ठीक है। ऐसे केस में इसी बॉम्बे हाई कोर्ट का टीजी बाबुल का जजमेंट है 2018 का, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं ना हमारे गवई साहब, वो उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के सीनियर जज थे, डिवीजन बेंच पे। तो उनके सामने वो केस आया तो एक हाई कोर्ट जज ने वकीलों को ऐसा ही नोटिस निकाला, रिकॉर्ड वेरीफाई किए बगैर। तो कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि ये झूठ, मतलब जो फैक्ट निकाला वो झूठे हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से गलत है। उस जज के ऊपर स्ट्रिक्चर पास किया और बाद में माफी मांगकर वो नोटिस डिस्चार्ज किया कंटेम्प्ट का, भूषण गवई साहब। आपका जो प्ली है नीलेश जी कि भाई जिन्होंने इन्फॉर्म किया, हाँ, वो इन्फॉर्मर जो है वो आधी जानकारी दे रहा है। अगर उनको इन्फॉर्म करना था तो ये बात भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि साहब 2 साल पहले ही जुलाई 2023 में ही इस आशय को, जिसको उन्होंने मीडिया में कहा है, ये ऑलरेडी कोर्ट के सामने है। तो और मीडिया में भी है, मीडिया में भी है। यस यस, मीडिया में भी है। तो इस इन्फॉर्मर के खिलाफ आप ये डिमांड करना चाहते हैं कि उस इन्फॉर्मर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? यस, तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो और हमें कॉम्पेंसेशन मिले और आपको कॉम्पेंसेशन मिले। हाँ, बराबर बराबर। अभी जो आपको डिफेम किया गया है 5 बेंच जज के द्वारा कि इन्होंने गलत बोला, मीडिया में जाकर के बोला, चारों तरफ अखबार में छपवाया गया खबर, ये छपवाया गया है खबर, क्योंकि नीलेश ओझा को डिफेम करना है कि ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं, क्योंकि वो वो जो न्यूज छपवाने वाले पता है हमको, क्योंकि दिशा सालियान के केस को उनको स्लो करना है, पेस जो स्पीड पकड़ा था उसको पेस को डाउन करना था और कुछ नहीं था वो। तो क्या आप जज के सामने ये आर्गुमेंट करेंगे कि ठीक है मेरा तो ये पक्ष है, लेकिन इन्फॉर्मर को पहले सजा दीजिए? उस पर आपको क्या एक्सपेक्टेड आंसर क्या लग रहा है? हमने 471 पेज का एप्लीकेशन है वो हमारा, 471 पेज का मेन 471 पेज का? हाँ, अरे बाप रे। और 25 ग्राउंड्स है उसमें, 12-15 प्रेयर्स है। तो प्रेयर क्या क्या है मैं बता देता हूँ। अभी पहला प्रेयर है कि ये नोटिस डिस्चार्ज करो, हमारा केस खारिज करो। दूसरा, जिसने हमारे खिलाफ में झूठा दिया है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करो। तीसरा, हमारा जो डिफामेशन हुआ, हमको मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो उनको कॉम्पेंसेट करो। चौथा, कोर्ट के ऑर्डर में स्पेसिफिक मेंशन करो कि ये जो फैक्ट थी वो गलत फैक्ट कोर्ट को बताई गई। और चौथा, अच्छा उसको तो छोड़ दीजिए, कोर्ट की ऑर्डर भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब वो तो उनकी इन्फॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन बाजू में रखिए। एक साइड में पहले प्यारा में कोर्ट कह रहा है कि आपने जो वहां बोला वो आपने वो जज के सामने कोर्ट में बोलना चाहिए था, और 2 प्यारा छोड़ के वही कोर्ट क्या लिख रहा है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया वो पूरा स्कैंडलस है, कोर्ट की अवमानना करने वाला है, इसके लिए तुरंत इसको डिलीट किया जाए। मतलब अगर वो स्कैंडलस है तो मैं कोर्ट के सामने जाके कैसा बोल सकता हूँ? तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई भी क्रिमिनल मैटर में ऐसा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन रहता है वो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है, प्रोसीडिंग विशिएट हो गई है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अच्छा नीलेश जी, आपके खिलाफ मान लीजिए कंटेम्प्ट की सुनवाई हो रही है, तो आप तो एक एडवोकेट हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन अगर कॉमन मैन के खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाता है तो बड़ा डर होने लगता है। वो फौरन से पेश कर पुलिस आ जाती है, उनको उठा लेती है, वो जेल में चला जाता है, और फिर उसके बाद जब तक वो जेल से निकला 10-20 दिन 25 दिन तब तक तो उसकी जेल वो कट गई। इसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इतना बड़ा इन्होंने हवा खड़ा किया हुआ है कि आप जज के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते, चाहे वो गलत करते रहे, चाहे उनके यहाँ 15 करोड़ रुपया कैश पकड़ा है, चाहे 100 करोड़ रुपया कैश पकड़ा है, वो जल जाए पैसा, उसको दबा दे, फिर उसको ट्रांसफर कर दे, कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आए, ईडी ना भेजे, सीबीआई ना भेजे, कोई ना भेजे, लेकिन कुछ नहीं बोलना है इस डर से। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। ये जो विषय है ना, इसका जवाब देता हूं मैं। ऐसा नहीं है लॉ। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं,
देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, क्या पता है? सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज कुलदीप सिंह या क्या नाम था उनका, देख लीजिए। तो वो एक सिटिंग जज के खिलाफ में क्या कैसे वर्ड्स लिखे पता है? इफ शेम वुड हैव बीन सर्वाइव, थोड़ी सी भी शर्म बची है तो रिजाइन करो पोस्ट से। तुमने इतना चोरी चकारी जालसाजी की है, तो और इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा आदमी वहां सुप्रीम कोर्ट के जज के चेयर पे बैठ के अन्याय कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा पूरा आर्टिकल लिखा। गौर करने लायक बात है। उसके ऊपर क्या हुआ, अरुण शौरी थे उसमें आर्टिकल लिखने वाले, एक सुओमोटो को कॉग्निजेंस हुआ और एक सुब्रमण्यम स्वामी ने पिटिशन लगा। 2 कंटेम्प्ट एक साथ आए अरुण शौरी के खिलाफ। मैटर का हियरिंग हुआ, 5 जज बेंच बैठा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी 2014 का जजमेंट है। कई लोगों को ये लॉ पता नहीं है। पहले लॉ क्या था पता है क्या? मतलब आपके पास प्रूफ भी है, आप सही भी हो, तो अब भी बोले नहीं, ट्रूथ कैन नॉट बी डिफेंस, ऐसा वैसा चलता था। फिर 2006 में अमेंडमेंट आया कि ट्रूथ इज द डिफेंस, ट्रूथ में केस नहीं हो सकती। आप गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इतना सुंदर जजमेंट लिखा है, और खास करके प्यारा 12 इंपॉर्टेंट है उस केस का। 5 लाइन का पैराग्राफ है। ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट के जजमेंट को कोर्ट किया, विल्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को, कि अगर आपके पास में प्रूफ है और आप तो फैक्ट से सेटिस्फाइड हो, तो उस जज का सीटिंग जज रहने दो, वो कोर्ट रहने दो, उसके खिलाफ अगर आप एक्सपोज करोगे मीडिया में, ये कोई कंटेम्प्ट नहीं हो सकता, भले ही वो जज का और कोर्ट का उसमें अवमानना हुई हो, इनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती। ये लॉ कई लोगों को पता नहीं है, या तो कुछ पढ़ते नहीं है, या तो जिनको पता है वो यूज नहीं करते। ये अच्छा, मैं आप एक सवाल में पूछ रहा हूं, मैं आप कोर्ट पर ही जरा विवेचना हो जाए तो ढंग से हो जाए। अभी दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की एंट्री हुई, लेकिन उसके पहले से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका पीआईएल फाइल्ड है। पीआईएल में 1.5 साल तक जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय वहां चीफ जस्टिस रहे, सुनवाई नहीं की, नहीं होती रही। अब ये फैक्ट है, 1.5 साल तक वो पीआईएल नहीं सुनी गई, ये फैक्ट है, इसमें तो कोई झूठ बात नहीं है, मैटर नहीं लगा। अच्छा, दूसरे चीफ जस्टिस आए आलोक राधे साहब, तो उनको कोई सपना आ गया क्या? उन्होंने आते ही मैटर ले लिया, 7 दिन के अंदर में या 10 दिन के अंदर में ले लिए हैं। वो आंध्र प्रदेश से ट्रांसफर होकर के आते हैं, उन्होंने सब ले लिया। एक हियरिंग हो गई, दूसरी हुई नहीं, तीसरी में इस पर शुरू हो गई बात कि आपका लोकस क्या है। नहीं, लोकस नहीं पूछा, पीआईएल मेंटेनेबल है या नहीं है, एडमिशन करना, उसके ऊपर बोला। लोकस नहीं पूछा उन्होंने, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। अच्छा, पीआईएल मेंटेनेबल है, पीआईएल मेंटेनेबल है, इसके लिए तो बहस होगी ना, बहस होगी। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो पीआईएल करता है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर चर्चा होगी, उसको कंफर्म करना पड़ेगा कोर्ट को कि हाँ ये पीआईएल के लायक नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें अकेला एक पक्षीय एकांगी निर्णय ले लिया गया कि नहीं ये पीआईएल के लायक नहीं है, उठा के फेंक दिया गया है। बहुत सारे पीआईएल ऐसे आए हैं, मेरे अभी ध्यान में नहीं है, मैं अभी फौरन सुनो, मैं विटनेस, बहुत ऐसी चीजें आगे बोलिए, मतलब आप कहना बहुत चीजें हुई। तो अब ये बात है कि ये जज साहब जो हैं, ये उनको ये प्रेरोगेटिव कौन देता है? कानून ये कहता है कि नहीं, कॉमन मैन के ही तरह जज साहब को भी बिहेव करना है, वो कॉमन मैन है और कुछ नहीं है। नहीं, सुनिए, वैसा नहीं, जज को लॉ के हिसाब से काम करना है। यस, और हमने लगाया है हमारे इसमें कि जज को कोई अनलिमिटेड डिस्क्रिशन नहीं है। जज को आप डिस्क्रिशन रहता है, सपोज मेरे पास में 2 चीजें आई है, ये सही कि वो सही, तो देने का मुझे तो डिस्क्रिशन कब है? जब उसमें कोई लॉ नहीं है तब।
ऑलरेडी लॉ है तो मुझे डिस्क्रिशन नहीं है। दूसरा, इस देश के कई लोगों को जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का लॉ ही पता नहीं है। उसकी प्रोसीजर जिसको जानना है, हमारे इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाइए। हमने कई जजेस की कंप्लेंट की है, सैंक्शन कैसा मांगने का, कौन से केस लॉ में आज तक जजेस को कहाँ सजा हुई है। जैसा आपका दिल्ली का शमित मुखर्जी जज अरेस्ट हो गया था, जापानी समोसा चाहिए बोले उनको, मतलब वुमन वाइन मनी वो लेते थे ऑर्डर पास करने के लिए। तो ऐसे जितने केसेस हुए हैं जहां जज को डिसमिस किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका काम कैसा निकाल लिया जा सकता है, ये ऐसे सारी प्रोसीजर का डिटेल वहां दिया है। तो वहां पर आप लोग जाके चेक कर सकते हो। देखिए, लॉ बहुत क्लियर है। 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस कैन बी प्रोसिक्यूटेड लाइक ए कॉमन मैन, नो वन इज अबव लॉ। जस्टिस निर्मल यादव के केस में भी जजमेंट में लिखा है, ओनली बिकॉज यू आर हाई कोर्ट जज यू हैव नो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कल चल के तुम यहाँ सब करप्शन करते बैठोगे क्या, तुमको छोड़ देंगे क्या? इंडिया के लॉ में ऐसा कोई प्रोटेक्शन है नहीं। प्रोसिक्यूशन होगा, सिर्फ इतना है कि वो लोगों को टेक्निक पता रहती है, सरकार ज्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं है, और कई करप्ट ब्रदर जजेस ना दूसरे ब्रदर जजेस को बचाने में लगे रहते हैं। तो ये इसके वजह से डिले होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जजेस प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते। और आप जो कंटेम्प्ट की बात कर रहे थे, जो डरा देते हैं, तो मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट बता दिया। तो हमने वही फैसला लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ कह रहा है कि जजेस के खिलाफ का करप्शन एक्सपोज करना तुम्हारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के तहत संवैधानिक कर्तव्य है, ड्यूटी है तुम्हारी, और इसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट करेगा उसके ऊपर कॉस्ट बैठाया जाएगा। जब ये कह रहा है तो आप उस जजमेंट के खिलाफ जाके सच बोलने वाले के खिलाफ कंटेम्प्ट निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है? कंसर्न जज इज कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा इस तरह का ये लॉ है, उस एंगल से हम लड़ रहे हैं। लेकिन आपको मैं इसके आगे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। मैंने आपको एक ये भेजा, देखिए अटॉर्नी जनरल का लेटर भेजा है, आप व्हाट्सएप चेक कीजिए। हाँ, मैंने देख लिया है, मैंने देखा। हाँ, बोलिए बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ उस पर। मेरे खिलाफ में जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जजेस का करप्शन एक्सपोज होना चाहिए, कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन दिया गया था अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के पास, प्रभात को भी भेजा है। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिक लिखा कि ये कोई कंटेम्प्ट नहीं हो सकता, ऑलरेडी सैंक्शन रिफ्यूज कर दिया है। और वो जो है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जब सू मोटो कॉग्निजेंस लेने का होता है तो तब भी पहला कंसल्टेशन करते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से। उसके भी केस ला हमने मेंशन किए हैं, और यही हमारा 5 जज को रिक्वेस्ट है कि जब मेरे सिमिलर स्टेटमेंट को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहता है कि ये कंटेम्प्ट नहीं हो सकता, जजेस के खिलाफ का करप्शन एक्सपोज करना, उसको पब्लिक में लाना, तो फिर सेम ग्राउंड पे आप यहाँ पर कैसा कंटेम्प्ट चला रहे हो? तो ये ग्राउंड लिया है। अच्छा, मैं एक हाइपोथेटिकल ग्राउंड दे रहा हूं आपको, हाइपोथेटिकल ग्राउंड। भाई, सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली में वो पीपल के जले हुए पत्ते मिल गए जज साहब के यहाँ। मैं उसे पीपल के पत्ता ट्रीट कर रहा हूं या आम का पत्ता ट्रीट कर रहा हूं। चलिए, आम का पत्ता, आम का पत्ता नोट में जो है सो आग लग गया। आग लग गया साहब, कोई बात नहीं है। अब आपने 7 दिन तक इसको दबाने की कोशिश की, ये फैक्चुअली प्रूव हो गया है। 7 दिन तक इस खबर को दबाई गई, फिर उसके बाद ये खबर पब्लिक में आ गई। पब्लिक में आने के बाद ये हो गया कि इंटरनल इंक्वायरी होगी और आपने ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो जनता के विश्वास का जो कंटेम्प्ट हो गया, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा हो गई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जब तक विश्वास बहाली नहीं होती है, तब तक देश में जितने भी कंटेम्प्ट के मामले चल रहे हैं, त्वरित प्रभाव से उसको रोक दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आस्था लोगों की खत्म हो गई है। अब ये मेरा हाइपरबोले नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा लॉजिक है,
ये मेरा लॉजिक है कि जनता का भरोसा अदालत में खत्म हो गया, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर करे, इस बात को रिस्टोर करे। नहीं, सुनिए, देखिए आप जो कह रहे हो वो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का स्टेटमेंट के आधार पे आप सुनिए, लेकिन वैसा नहीं है। सुनिए, मैं उनके आधार पर नहीं कह रहा हूं, मेरी अपनी सोच है। सुनिए, देखिए अदालतों पर अभी भी भरोसा कायम है और अदालत ही हमारा लास्ट होप है। ये डेमोक्रेसी में कॉमन मैन जाएगा कहाँ? तारक सिंह का जजमेंट है, एक जज के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज द टेम्पल ऑफ जस्टिस। ये डेमोक्रेसी का जो टेम्पल, ये ऐसा टेम्पल है जिसको हर जात धर्म का आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग जिसकी पूजा करते हैं, वो टेम्पल कौन सा है डेमोक्रेसी का? वो है मतलब कोर्ट ऑफ लॉ। तो देखिए इसमें भरोसा कम नहीं होना चाहिए, हमारा टेम्पल है यार। इसमें कोई अगर इसका कोई पुजारी है, कोई जज है, वो गलती कर रहा है, कार्रवाई उस पे होना चाहिए। और खुद मैं बता रहा हूँ, देखो कंटेम्प्ट वगैरह खारिज मत करो किसी के खिलाफ के, मैं तो कह रहा हूँ कंटेम्प्ट चलाओ, लेकिन प्रोसीजर से चलाओ। जैसा कि 2017 में मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट हुआ था, तब भी 5 जज बेंच बैठे थे, तो उसमें हमने तो स्टिंग ऑपरेशन किया था जज का। तो हमने कहा कि सीडी चलाओ, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कोर्ट में चलाएंगे, ओपन कोर्ट में। बाद में आज तक डेट नहीं है उस केस की। तो वो जो है, आज तक उस केस की डेट ही नहीं आई। नहीं तो 5 जज बेंच उस वक्त जो बैठे थे वो फैसला नहीं कर पाए। नहीं, 2017 का मैटर पेंडिंग है, फिर बीच में एक बार सिर्फ आया था 2022 में, 5 साल के बाद, और आज 25 आ गया, आज तक वो मैटर आया नहीं है। तो वो जो है ना, तो हमारा कहना है कि आप ट्रायल चलाओ। नहीं, आप भले ही ना बोलें, लेकिन जनता के मन में तो ये भ्रम जा रहा है, और अदालत के प्रति, माननीय अदालत के प्रति ये भ्रम जा रहा है कि दिशा सालियान के केस को आपने एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दिया है और इसमें बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी होगी और उनको सजा मिलने वाली है। इसलिए नीलेश ओझा को इम्प्लीकेट करो, उनको बदनाम करो, ये संदेश चला गया है। इसको तो हम और आप रोक नहीं सकते, या आप जिस किसी से भी पूछिए, सारे लोग यही बोल रहे हैं। आप पूछिए एसएसआर वॉरियर को, पूछिए, सारे लोग यही कह रहे हैं कि चूंकि दिशा के केस को आपने एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दिया है और अब कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं। देखिए साहब, अगर 30 अप्रैल को 52 नंबर पर सुनवाई हो गई और अदालत का फिर वही रवैया रहा, तो फिर भरोसा कम होगा, ये जान लीजिए। जनता के मन में भरोसा कम होगा, ये जान लीजिए। आप कितना भी आप कहें कि नहीं ये हम तो लॉ ऑफिसर हैं और ये हैं, वो सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन जनता को आप नहीं रोक पाएंगे। नहीं, सुनिए, मैं जनता को एक आह्वान करना चाहता हूँ। सुनिए, आपकी बात सही है कि इतना सीरियस मामला है, इसको तुरंत में सुनवाई लेनी चाहिए। हाँ, मतलब आप मुझे इतना बताइए, तीस्ता सेटलवाड जो झूठे गवाह बनाती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बोलता है कि इसने झूठे एफिडेविट दिया, जो जेल में जाते हुए, देखिए भरोसा ऐसे नहीं टूट रहा है। भारत नाट्यम देखते हुए 2 बेंच पहले गठित हुआ, वो दोनों में डिफरेंस हो गया, फिर आनन फानन में 3 जजों का बेंच बिठा दिया गया। एक दिन में 3 बार सुनवाई हुई है, पहले गुजरात हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में तिबारा। ठीक है, तो अभी तो वो जिसके खिलाफ हमें प्रूफ है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जिसको आरोपी ठहराया है, उसके मैटर में आप तुरंत में बेंच कंस्टिट्यूट करते हो, और उसके जैसे दूसरे जो आरोपी है उनके किसी के मैटर में नहीं होता है। एक और दूसरी चीज, उससे तो ये कई ज्यादा सीरियस मामला है, गैंग रेप है, मर्डर है, ड्रग्स का कार्टेल है, और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज है। ये इतना सीरियस मामला है। नेता इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, नारकोटिक्स का बड़ा ऑफिसर इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व है। तो ये जो है ना, ये बराबर, ये तो डाउट जाता है कॉमन मैन को, और कॉमन मैन का उसके लिए जो गुस्सा है वो बराबर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है, ऐसा सब ठीक है,
लेकिन हमारे पास अभी ऑप्शन क्या है? हमको सिर्फ क्या करना है, सिस्टम को सुधारना है। हम इस जुडिशियल सिस्टम के हम ऑफिसर हैं, हम फैमिली मेंबर है इसके। तो इसको ये देखो, कोर्ट किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा मत लो कि वो जज का कोर्ट है, ये कोर्ट हमारा है। हमारे कोर्ट में अगर एक आधे जज से या तो गलती होती है या तो मजबूरी है उसकी, तो उसको ठीक करना है हमको। और कोर्ट की जो प्रोसीजर रहती है ना, तो सर पे बर्फ और जबान पे शक्कर, थोड़ा कूल माइंड से चलना पड़ता है। लेकिन जहां जरूरी है वहां कोर्ट ने करना चाहिए एक। और दूसरी चीज, इस देखिए विषय ठीक है, अभी कुछ चीजें अभी मैं बोलता नहीं हूँ, कुछ दिन के लिए रुक जाते, लेकिन कॉमन मैन में थोड़ा धैर्य रखिए। मेरा एक ग्रीवियंस है कि सरकार भी अगर चाहती तो सरकार इसमें तुरंत एफआईआर कर सकती थी। तो ये भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन कोई बात नहीं। सरकार ने उसके लेवल पे एक काम अच्छा किया कि केस को रिओपन कर दिया। बहुत चिंता का विषय है। और मैंने कल इस बात का जिक्र किया था अपने कार्यक्रम में कि देवा भाऊ को ये संज्ञान लेना चाहिए। देवा भाऊ को ये संज्ञान लेना चाहिए। वो खुद होम मिनिस्टर हैं, आखिर उनको कौन रोक रहा है? नहीं ठीक है, लेकिन उन्होंने एक काम अच्छा किया, इसको रिओपन तो करा दिया। बाकी चीजें उनकी क्या मतलब उनके क्या रणनीति है उनको बेहतर जाने। लेकिन वो उसमें ठीक है, हम भी जिम्मेदार नागरिक है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनको बता कि ये जो चीजें है ये इससे बेटर हो सकती थी। पर ठीक है, चलने दीजिए। और कुछ चीजें हैं अभी नहीं बोलूंगा मैं, कुछ दिन के लिए रुक जाइए, मालूम पड़ेगा क्या है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है, अभी हमारा है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर नए आने वाले हैं 1 तारीख को, तो खलबली है हमारे पास। जो अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी बातचीत में ये बताया है कि उधर खलबली है। मुंबई में क्या खबर है? हमारे पास जो जानकारी है उससे कुछ ज्यादा आपके पास? नहीं देखिए, अगर सदानंद दाते साहब का नाम आता है तो फिर तो आरोपी पुलिस अधिकारी सबके लिए डरने की बात है। अगर वो एनआईए से इधर आते हैं तो। और बाकी अगर यहाँ पर दूसरा एक चांस है एक पर्सन का, वो जो मुंबई के जो अभी के स्पेशल कमिश्नर है देवेंद्र भारती साहब, वो अगर प्रमोट होते तो जरा थोड़े जरा स्लो शांत टाइप के आदमी है, तो ये चलेगा तो थोड़ा। सदानंद दाते आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है। हाँ, इसलिए हड़कंप भी मचा हुआ है। सदानंद दाते साहब आते हैं तो वो तो पहले आकर 10-15 पुलिस अधिकारी को जेल में डालेंगे। चलिए, उनका इतिहास रहा है। वेरी गुड। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीरज ओझा जी। हमें उम्मीद है कि कल आप जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो सुनवाई है उसमें आपको विजयश्री मिलेगी, और अदालत भी मानेगी, स्वीकार करेगी, आपके तर्क को सुनेगी, आपके लॉजिक को जरूर सुनेगी, और ये पूरा देश भी देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।